क्या ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस अगला पेंडेमिक होगा? क्या एचएमपीवी पूरी दुनिया में फैल जाएगा और कोरोना की तरह हर चीज़ को अपनी लपेट में लेगा? एचएमपीवी क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, ये फैलता कैसे है, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़हर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, 2001 में डच वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक वायरस दरियाफ्त किया जिसको ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस कहते हैं। एचएमपीवी आज के दौर में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ये कोई नया वायरस नहीं है और कुछ न्यूज़ में ये आ रहा था, सोशल मीडिया की कुछ खबरों में ऐसा सुनने को मिला कि ये एक मैन मेड वायरस है और जैसे कोविड को पूरी दुनिया में फैला दिया गया और फिर एक फ्यूजन रिएक्शन हो गया कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करते करते पूरी दुनिया में फैल गया, ऐसे ही एचएमपीवी पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन ये सोशल मीडिया की न्यूज़ हैं, ये ठीक भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, मैं इन पे ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। अगर बात है कि एचएमपीवी फैल सकता है तो इसका जवाब है जी हाँ, एचएमपीवी फैल सकता है। उसकी सीवियरिटी क्या होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर बॉडी में इसके सिम्टम्स बॉडी के हिसाब से होंगे। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसके सिम्टम्स और होंगे, जिसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है उसके सिम्टम्स और होंगे। और अगर सिम्टम्स सेम भी हो तो सीवियरिटी में डिफरेंस आ सकता है। सबसे पहले जब ये वायरस दरियाफ्त किया गया तो 28 बच्चे जिनके अंदर फ्लू के सिम्टम्स थे उनका टेस्ट किया गया, तो उनमें चंद एक में ये वायरस फैला। लेकिन जब दोबारा इस टेस्ट को रिपीट किया गया तो जितने बच्चों का टेस्ट किया तो तकरीबन 70% में ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये फैलता है। दोस्तों, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एक ऐसा वायरस है जिसके सिम्टम्स कॉमन कोल्ड जैसे हैं, लेकिन कॉमन कोल्ड जो है वो रनी नोज़ और आँखों से पानी और बार बार स्नीजिंग, छींकें आना, ये कॉमन कोल्ड है। इसके अंदर एक चीज़ का इजाफा हो जाता है कि उसके साथ साथ सोर थ्रोट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो जाती है। और अगर ये साथ में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो जाए तो उन पेशेंट में ये निमोनिया के सिम्टम्स शो करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये खतरनाक हो सकता है। तो ये सिर्फ कॉमन कोल्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि आंखों से पानी, नाक से पानी बह रहा है, बार बार छींकें आ रही हैं, सिर्फ ऐसा नहीं। ये छींकों के साथ, आंख और नाक से पानी के साथ साथ राइनोरिया के साथ गला भी खराब होता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और साथ में कुछ मरीजों में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो स्टार्ट में इसमें स्पूटम नहीं बनता, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो इसके अंदर बलगम नहीं बनती, स्पूटम नहीं बनता। लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं और अगर वही रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी की तरफ चला जाए तो उसमें निमोनिया के सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। एचएमपीवी होता किस किस को है? तो इसके मोस्ट कॉमन जो पेशेंट हैं वो या तो 5 साल से कम होंगे, चूंकि बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है। 5 साल से कम बच्चों में ये बहुत कॉमन है और उनमें ज़्यादातर निमोनिया हो जाता है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। या फिर 65 ईयर्स के बाद के जो पेशेंट्स हैं ओल्ड एज में, उनमें भी निमोनिया कर देता है और उनमें भी डेथ वाकया हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में अगर एचएमपीवी बच्चों में हो जाए या बूढ़ों में हो जाए तो ये फैटल साबित हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। बच्चों और बूढ़ों के अलावा एचएमपीवी इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड लोगों में भी, जैसा कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनको एचआईवी एड्स है, उनमें एचएमपीवी हो के चांसेस ज़्यादा हैं। या फिर कोई पेशेंट है जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या आईजी नेफ्रोपैथी है या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज है, एसएलई है या डायबिटीज है, तो इनके अंदर इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इनमें एचएमपीवी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा वो पेशेंट जिनको एज़मा है, सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, सीओपीडी के पेशेंट में, दमे के मरीजों को या ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट आ जाते हैं, या कोई भी ऐसा पेशेंट या फिर कोई ऐसा पेशेंट जिसको ऑलरेडी निमोनिया है, तो इन पेशेंट में ये एचएमपीवी वायरल इन्फेक्शन जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहले ही एक मरीज दमे की वजह से परेशान है, पहले ही एक मरीज सांस की बीमारी में मुब्तला है और ऊपर से एचएमपीवी वायरल इन्फेक्शन इतना नुकसान देती है कि वो मरीज की जान ले लेती है। तो पहले तो ये था कि जो बच्चे जिनको रेस्पिरेटरी इलनेस है, सांस की बीमारी है, उनमें से 10 to 12% पेशेंट्स में एचएमपीवी इन्फेक्शन होती थी।
लेकिन अब ये रेशो बढ़ गई है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के। तो सबसे पहले सिम्टम है रनी नोज एंड रनी आईज, आंख और नाक से पानी बहना। तो रनी नोज होगा, बिल्कुल क्लियर वाटर, इस तरह से जैसे फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, नाक से पानी बहुत ज्यादा बहता है। बार बार स्नीजिंग होती है, छींक, बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, थोड़ा सा बाहर निकले, ठंडी हवा पड़ी, छींकें आना शुरू हो गई। तो ये ज्यादातर शदीद सर्दी में एचएमपीवी इन्फेक्शन होती है या फिर स्प्रिंग के आगाज में, मौसम बहार के आगाज में। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। तीसरी चीज जो कॉमन फ्लू में नहीं होती वो इसमें होती है कि कफ, ड्राई कफ बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा वीजिंग होती है, सांस की आवाज आती है, जिस्म में कपकपी रहती है, बुखार होता है, फटीग होती है, जिस्म थकावट महसूस करता है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम कि सिवियरिटी में पूरे जिस्म पे रैश बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर इसको तशबीह दूं कि ये धब्बे कैसे, रैशेस कैसे बनते हैं, तो अगर आपने खसरा देखा हो मिजल्स, तो मिजल्स में पूरे जिस्म पे स्पॉट्स बन जाते हैं रेड रेड। तो ऐसे पूरे जिस्म के ऊपर एचएमपीवी इन्फेक्शन में पूरे जिस्म पे रैशेस बन जाते हैं। अब बात यह है कि ये ट्रांसमिशन कैसे होती है, ये फैलता कैसे है। तो सबसे पहले एयर ड्रॉपलेट, यानी स्नीजिंग हुई, कफ हुई, तो ये हवा में आ गए, हवा से दूसरे लोगों को लग जाते हैं। उसके अलावा हाथ मिलाने से, गले मिलने से, टच करने से ये जा सकता है। तीसरा, आपके टॉवल से, आपके कपड़ों से, और ख़ास तौर पे एक टॉवल है, उसको एक बच्चे को फ्लू था, उसने यूज़ किया और वो टॉवल जो है उसको वो एचएमपीवी लग गया, तो वो एचएमपीवी जो है वो उस टॉवल से सब में जा सकता है। उसके अलावा सरफेस से मुराद हम डॉक्टर्स लेते हैं, जैसे डोर हैंडल है, दरवाज़ा खोला, हाथों को जरासीम लगे हुए थे, दरवाज़ा खोला, दरवाजे को लग गए। तो सरफेस जिनको हाथ लगते रहते हैं, जैसे कबर्ड है, कबर्ड का क्लोजेट है, तो आपने उसका दरवाज़ा खोलना है, तो वो पकड़ा हैंडल उसका, उसको लग गए। तो या फिर बर्तन है, उनसे लग सकता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो जाती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है निमोनिया। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो जाए तो निमोनिया हो जाता है। उसके अलावा इसमें अगर कोई पेशेंट सीओपीडी या एजमा के साथ है, दमा है उसको, तो उसके सिम्टम वर्स होना शुरू हो जाते हैं, उसमें अलामात सीवियर होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकोलाइटिस है, और उसके अलावा कुछ पेशेंट में ईयर इन्फेक्शन, वायरल ओटाइटिस मीडिया। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस और इसका टेस्ट, डायग्नोस्टिक टूल क्या है, ये टेस्ट करेंगे कैसे। तो ये सेम कोविड-19 की तरह है कि एक स्टिक क्या है, उसके आगे एक स्वैब लगा हुआ है कॉटन का, तो ये नाक में या गले में मारते हैं और वहाँ से सैंपल लेते हैं, जैसे कोविड-19 का हुआ, तो उसके बाद वो पता चल जाता है कि एचएमपीवी वायरल इन्फेक्शन है कि नहीं है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। तो वायरल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट मुश्किल होती है, लेकिन यह है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। दूसरा, इसके अंदर आईवी फ्लूइड्स देंगे, क्योंकि इसमें अगर पानी कम हो जाए बच्चे में तो उसका भी नुकसान है, वो डिहाइड्रेशन से डेथ हो सकती है। उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को जब तक वो रिकवर ना कर जाए तब तक उसको ऑक्सीजन थेरापी देंगे। ऑक्सीजन का सिलेंडर उसको लगा के रखेंगे ताकि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन पूरी रहे। और अगर मैं इसकी मुशाबत कोविड-19 से करूं तो ये बिल्कुल ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके सेम है, मैनेजमेंट प्लान इसका सेम है। इसके अंदर हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे, और जो कि कोविड-19 में भी नहीं देंगे, क्योंकि कोविड-19 में लोगों ने ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिस्टेक की कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई, कि वहाँ पर लोगों ने एजिथ्रोमाइसिन जो है इतना यूज़ की कि एजिथ्रोमाइसिन की बहुत सीवियर जो है वो रेजिस्टेंस हो गई पाकिस्तान में। तो अब यहाँ पर अमेरिका में मैंने देखा है कि यहाँ पर एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलती नहीं है। इवन आई ड्रॉप्स भी आपको एंटीबायोटिक में नहीं मिलेंगे, कहीं से भी नहीं मिलते। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर सख्ती है, एंटीबायोटिक कोई भी फार्मेसी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान में फार्मेसी से लोग एजिथ्रोमाइसिन ले लेते थे, तो लोगों को ये था कि एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, उसका वायरल इन्फेक्शन में कोई रोल नहीं है, वो उसको नहीं ठीक कर सकती। हाँ, अगर इन वायरल इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग हो गई है और एक डिजीज के साथ दूसरी डिजीज उसकी आ गई, कि फॉर एग्जांपल उसमें इन्फेक्शन इतनी ज्यादा हो गई, निमोनिया हो गया, वहां पे फेफड़ों में पानी आ गया उसके, या वो बलगम आना शुरू हो गई है, या उसको ब्रोंकाइटिस है और खांसी के साथ स्पुटम आना शुरू हो गया, तो अब ये ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगी, क्योंकि इम्यूनिटी तो उसकी स्ट्रांग नहीं थी, तो अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसको हो गई है। अब हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, और वो भी डॉक्टर देगा,
ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है ना वो अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक ले ले। तो इन मुल्कों में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, यूके में कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। तो कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट बताता है कि इस पेशेंट पर कौन सी एंटीबायोटिक असर करेगी, इसके अंदर बैक्टीरिया कौन सा है, इस बैक्टीरिया जो इसके अंदर बैक्टीरिया है उसको किस किस एंटीबायोटिक से मारा जा सकता है, और इस इंसान पर उनमें से कौन सी एंटीबायोटिक असर करेगी और किस किस की रेजिस्टेंस है। तो ये कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट बताता है। तो उसके मुताबिक फिर उसको एंटीबायोटिक दी जाती है। पाकिस्तान में मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर थे, उनके पास एक पेशेंट गया और उसकी वो ठीक ही नहीं था हो रहा। तो वो पेशेंट जब मेरे पास आया तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब ने उसको एंटीबायोटिक 2-3 किस्म की दी थी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला कि आप कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएं। तो वो पहले तो पेशेंट नहीं माना, वो कहता कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट मैं क्यों करवाऊं। तो मैंने उनको बोला कि ये आपको करवाना चाहिए क्योंकि आप पे दवाई असर नहीं कर रही कोई। तो जब उन्होंने वो करवाया तो पता चला तकरीबन 98% जो पाकिस्तान में एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं वो सारे रेजिस्टेंट थे। तो मैंने उनसे बोला कि पहले आपने कभी किसी डॉक्टर को चेक करवाया। उन्होंने कहा जी नहीं, जब भी कोई मसला बनता था तो गाँव में जो लड़का बैठा डिस्पेंसर उसे 2 खुराकें लेके खा लेते थे। तो ये बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुकी है। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। तो इसकी प्रिवेंशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसमिशन जो है, जिस चीज़ से ट्रांसमिट हो रहा है उस चीज़ को रोका जाए। हाथ बार बार धोएं, इसमें अपने कपड़े अलग करें, अपनी खुराक अलग करें, अपने बर्तन अलग करें, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और फिर हमेशा की तरह मास्क लगा के रखें और कोशिश करें कि SOPs का ख्याल रखें। कोविड के दिनों में वो SOPs आप देख चुके हैं और सबको उस चीज़ की समझ आ गई। और मैंने अभी भी अमेरिका में इस चीज़ को देखा कि अभी 2025 का आगाज़ हो गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में अभी भी आप बगैर मास्क के एंटर नहीं हो सकते। मास्क लगा के आएंगे तो आप एंटर होंगे, वरना एंटर नहीं होंगे। अब सवाल है कि HMPV कितनी देर रहता है। तो इसके सिम्टम्स जो है वो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक, 2 से 3 हफ्तों तक रहते हैं। ये हर जिस्म पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे हैं जो एक्यूट स्टेज पे फैटल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। कुछ ऐसे हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये सेम कोविड-19 की तरह है। बस आपने इसमें अपना ख्याल ये रखना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। और फिर ये है कि आपको अगर पेन है तो पेन की मेडिसिन, या बुखार है बुखार की मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर्स, ये चीज़ों का इस्तेमाल करें। गर्म चीज़ें लें, यखनी लें, सूप वगैरह कोई इस तरह से आप लेते रहें। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इसमें हिम्मत नहीं हारनी, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है, तो ये कुछ नहीं करेगी। अगर किसी को भी ये सिम्टम आए, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें, अपने डॉक्टर के पास जाके ये चेक करवाएं कि क्या आपको HMPV इन्फेक्शन तो नहीं है, ये ज़रूर चेक करवाएं। अब चूँकि इसके तमाम सिम्टम्स, इसका इलाज, इसका मैनेजमेंट प्लान, इसकी सीवियरिटी, इसके कॉम्प्लिकेशंस, इसमें सेल्फ केयर, इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स, इसके SOPs, तमाम चीज़ें तकरीबन कोविड-19 के जैसी हैं, 90% वही हैं। तो इसलिए न्यूज़ में और हर जगह पर आ रहा है कि मे भी अगला पैंडेमिक HMPV हो। तो लिहाजा ये इससे अवेयर रहिए। अगर किसी में अलामात ज़ाहिर हों तो वो अपने डॉक्टर को जाके ज़रूर चेक करवाए। खुश रहें, आबाद रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।